हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू के अंदर राजनीतिक विज्ञान का जो टॉपिक कर रहे थे राज्य प्रशासन, इसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अंदर हमने राज्यपाल को पढ़ लिया, उसके अंदर हमने मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को भी पढ़ा था। राज्यपाल की हमने स्थिति पढ़ी थी, मुख्यमंत्री के कार्य और उसकी स्थिति पढ़ी थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की स्थिति के बारे में आपको बताया था। अभी मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो वास्तविक कार्यपालिका होता है और वो सदन का नेता होता है। जो विधानसभा होता है उसका नेता होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है, वो बहुमत दल का नेता होता है। इसका मतलब टोटल जो क्रिया प्रक्रिया होती है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, जो कार्य होते हैं, वो मुख्यमंत्री के अंडर में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्थानीय स्वशासन। क्या पढ़ते हैं हम? स्थानीय स्वशासन। और जो स्थानीय स्वशासन पढ़ोगे वो 73वां और 74वां, दो प्रकार के स्थानीय स्वशासन पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसके अंदर बात करोगे आप ग्राम पंचायत की। एक इसके अंदर आप पढ़ोगे शहरी स्वशासन, इसके अंदर आप बात करोगे जो आपका शहरी जो पंचायत है उसकी बात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। देखो, सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, कैसे लागू हुआ, कब हुआ। देखो, स्थानीय स्वशासन था ना, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, जो समिति बनी थी 1957 के अंदर। देखो हुआ क्या, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश के विकास के लिए, अब क्योंकि हमारे 1947 में क्या थी, परिस्थिति अलग प्रकार की थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, यानी हम विकसित नहीं थे, विकासशील नहीं थे। ठीक है, विकास करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई थी। जैसे हम बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 1952 में। लेकिन उसके अंदर हुआ क्या, वो जो कार्यक्रम था, जो योजना थी, वो असफल हो चुकी थी। और भी कुछ योजनाएं बनाई, वो भी असफल हो चुकी थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा भी हमने इतना पैसा खर्च किया है, योजना बना रहे हैं हम, फिर भी लोगों का विकास क्यों नहीं हो रहा, यानी लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा। तब जाके उन्होंने एक बलवंत राय व्यक्ति था मेहता, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और एक समिति का गठन किया था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया, टोटल उसने परिस्थितियों को देखा, तब जाके उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था भी आप स्थानीय स्वशासन को अपना लो, स्थानीय स्वशासन को अपना लो, क्योंकि उन्होंने कहा था भारत के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और जब डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, इसका मतलब इसमें जनता का रोल, जनता की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, यहाँ की जो भारतीय है, यहाँ के जो लोग हैं, वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपका कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले लोगों को राजनीति का ज्ञान कराओ। आप जो हमारा एक लेसन भी है राजनीतिक संस्कृति का, उसके बारे में पढ़ेंगे। भी लोगों को राजनीति की संस्कृति का ज्ञान कराओ आप, इन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप राजनीति लेके जाओ। तब जाके उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को अपनाओ, जो राजनीति है वो बिल्कुल नीचे लेवल में ले आओ, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो लोकल के अंदर आ जाएगी बिल्कुल। इससे लोगों को जागरूक होंगे, लोग राजनीति में भाग लेंगे और हमारी योजनाएं वो भी क्या होगी, सफल होगी। तो देखो, इस रिपोर्ट में इन्होंने एक बात की थी, आप ऐसे करो स्थानीय स्वशासन को अपनाओ, और वो भी कैसा, त्रिस्तरीय, यानी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को अपनाने की बात की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 3 स्तर रखे गए हैं, कौन से वो हम पढ़ेंगे। एक बार हम बलवंत राय मेहता समिति को पढ़ते हैं। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपना लो आप, त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपना लो, और इसी के आधार पर, इसी पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ था, इसकी सिफारिश के आधार पर उद्घाटन वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम। कहाँ किया था, हम बात करें, ये किया था 2 अक्टूबर 1959 को। यानी जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट थी, उनकी जो सिफारिश थी, जो पंचायती राज को लागू करना था, वो सर्वप्रथम किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था और ये किया गया था राजस्थान में। राजस्थान का जो नागौर जिला था, अगर हम बात करें तो गांव था बगदरी। राजस्थान के नागौर जिले में गांव था बगदरी, वहां पर इसका क्या किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था। यानी आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो पंचायती राज को अपनाया गया था वो कौन से राज्य में अपनाया गया, तो आप आंसर दोगे राजस्थान। ठीक है, आपके तो इतना ही है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल बता दिया। राजस्थान में नागौर जिला था और नागौर जिले में बगदरी गांव था, जहां पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये 1959 में किया था और 1960 के बाद क्या हुआ, यानी लगभग सभी राज्यों ने क्या किया, इसी पंचायती राज को अपनाना शुरू कर दिया। जैसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान था, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश था। यानी फिर क्या है, सभी राज्यों ने धीरे धीरे इस पंचायती राज को अपनाना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, अब यानी पंचायती राज को तो शुरू किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सी समस्याएं पैदा होने लग गई। क्यों? क्योंकि सभी ये जो पंचायती राज था ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसका गठन कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं इसको। तो किसी राज्य ने इसका कार्यकाल ज्यादा रखा, किसी ने कम रखा, किसी ने 2 स्तर बना दिया, किसी ने 3 स्तर बना दिया, किसी ने 3 स्तर से ज्यादा बना दिया। ठीक है, कोई टाइम पर निर्वाचन होता था, नहीं होता था, यानी ये असुविधा थी, यानी सही तरीके से ये चल नहीं पा रहा था, सही तरीके से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब सब राज्यों पर डिपेंड था और राज्य अपनी मर्जी से काम करने शुरू कर दिया था। कभी कोई कार्यकाल भी अलग अलग होता था, उनका जो सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो भी अलग अलग होती थी। ठीक है, ये स्तर थे वो भी अलग अलग होते थे। तो इसी समस्या को निपटने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। एक तो बलवंत राय मेहता समिति तो आप पढ़ चुके हो। अगर आपसे पूछे त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और उसके तहत कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया था। उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, वो भी पंचायती राज के पक्षधर थे। अब आगे हम पढ़ते हैं वो समितियों के बारे में, कौन कौन सी समितियां थी जिन्होंने पंचायती राज में सुधार के लिए अपनी रिपोर्टें पेश की थी, यानी अपने कुछ सिफारिशें दी थी। उसके अंदर पहली आप समिति पढ़ोगे, वो पढ़ोगे अशोक मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1977 में। ठीक है, पहली समिति थी अशोक मेहता समिति। इसका गठन देखो, पहली समिति तो वही थी बलवंत राय मेहता समिति, उसने त्रिस्तरीय बता दिया था। लेकिन उसके बाद सुधार के लिए जो समितियां बनी थी उसमें पहली समिति थी अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था, 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थी। देखो, पहली तो सिफारिश इन्होंने ये की थी भी जो हमारे पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा चलता है। अब त्रिस्तरीय पहले बात कर ही लेते हैं हम, क्यों बार बार क्या पता कौन सा है। आप सोचोगे क्या पता सर कौन से त्रिस्तरीय की बात करें। 3 स्तर था, एक तो था जो ग्राम स्तर पर था, ठीक है, बिल्कुल न्यून स्तर पर, उसे बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। दूसरा था खंड, यानी जो ब्लॉक स्तर पर था, यानी आप कह सकते हो जो मध्य में था, जो खंड स्तर पर था, इसको बोलते हैं हम पंचायत समिति। जो उच्च स्तर पर था, यानी जो जिला स्तर पर था, उसे बोलते हैं हम जिला परिषद। यानी ये 3 स्तरीय जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की सिफारिश की थी वो किसने की थी, आप कहोगे जी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, लेकिन अब बात आती है अशोक मेहता समिति। इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो त्रिस्तरीय ढांचा है, तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा को अपनाया गया है, उसको एक तो कर दो द्विस्तरीय। इन्होंने क्या कहा था, त्रिस्तरीय ढांचा को खत्म कर दो, यानी सुधार की बात कही थी। इन्होंने अपनी बात कही थी आप त्रिस्तरीय ढांचे को खत्म करो और द्विस्तरीय ढांचे को अपना लो। और जो ग्राम पंचायत है उसके स्थान पर मंडल पंचायत का गठन करो, यानी बहुत सी पंचायतों से मिलकर एक मंडल पंचायत का निर्माण कर दो। ये पहली सिफारिश थी इनकी, अशोक मेहता समिति की। पहली सिफारिश क्या थी, एक तो जो त्रिस्तरीय ढांचा चल रहा है उसको द्विस्तरीय बना दो, और जो ग्राम पंचायत है उसको क्या बना दो, मंडल पंचायत के रूप में परिवर्तन कर दो, यानी अब वो ग्राम पंचायत नहीं बल्कि मंडल पंचायत का गठन करो। दूसरी इन्होंने सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज में चुनाव होते हैं, यानी पंचायत के जो चुनाव होते हैं
वो चुनाव दलगत राजनीति से होने चाहिए, दलगत राजनीति। देखो हमने बात की थी शोक मेहता समिति 1977 है, उसने कहा था भी एक तो द्विस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, द्विस्तरीय जो ढांचा होना चाहिए वो द्विस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए। और द्विस्तरीय के अंदर भी जो ग्राम पंचायत है वो मंडल पंचायत के रूप में गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए जो बलवंतराय मेहता समिति ने कही थी। उसके बाद पंचायत चुनाव हो वो दलगत राजनीति के आधार पर होना चाहिए, यानी दल हो वो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से इन चुनाव में भाग ले। ये बात कही थी शोक मेहता समिति ने। अगर हम शोक मेहता समिति की अन्य एक और सिफारिश की बात करें तो उन्होंने कहा था जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और उसके बाद जो महिलाएं हैं इनको क्या होना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी ये कुछ सिफारिश की थी शोक मेहता समिति ने जो 1977 में इनका गठन हुआ था, यानी जो पंचायती राज है उसके सुधार के लिए। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा था द्विस्तरीय होनी चाहिए पंचायती राज, एक कहा था पंचायत चुनाव दलगत राजनीति के आधार पर होना चाहिए, और एक कहा था एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट समिति की बात करते हैं जिसने इसके सुधार की बात कही थी। देखो आगे जो नेक्स्ट समिति है आपकी वो है जी वी के राव समिति। कौन सी समिति है, जी वी के राव समिति थी, जिन्होंने इसका गठन हुआ था 1985 में। यानी पहली समिति बलवंत राय, दूसरी शोक मेहता, आगे नेक्स्ट समिति है जी वी के राव समिति, 1985 में इसका गठन हुआ था। इन्होंने क्या सिफारिश की थी, इन्होंने पहली एक तो बात की थी जो पंचायती राज है, पंचायती राज है उसको क्या हो, वित्तीय स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए इनको, कि वो अपना सिस्टम खुद चला सके, चुंगी वगैरह टैक्स वगैरह जो भी है वो अपना चला सके, इनको राज्य पर या किसी अन्य संस्था पर आधारित न हो, क्योंकि उनको जो कार्य सौंपे गए हैं वो कार्य अपने खुद के वित्त से चला सके, उसकी वो व्यवस्था कर सके। यानी जो पंचायती राज उनको वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था एक राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग का जो पूरे वित्त का लेखा जोखा रखेगा, उसके बाद उनको आगे जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको आगे उसका क्या करेगा, वितरण करेगा। नहीं, एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। उन्होंने एक सिफारिश ये भी की थी जो पंचायती राज है, पंचायती राज उसका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का होना चाहिए। ये सिफारिशें की थी जी वी के राव समिति ने जो 1985 में बनाई गई थी। एक तो उन्होंने कहा था कि पंचायती राज को वित्तीय शक्तियां प्रदान किया करो ताकि वो अपना जो भी कार्य योजना है वो सही तरीके से खुद चला सके। दूसरी बात, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ये सिफारिश उन्होंने की थी। और एक इन्होंने कहा था पंचायती राज जो कार्यकाल है जो पंचायती राज का वो 8 वर्ष का होना चाहिए। वैसे वर्तमान में 5 वर्ष का है, लेकिन इन्होंने सिफारिश की थी जी वी के राव समिति ने भी कार्यकाल कितना होना चाहिए, 8 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट समिति की बात करें, इसके बाद जो तीसरी समिति आपकी नेक्स्ट आती है वो आती है एल एम सिंघवी समिति, एम एल सिंघवी समिति। ये बनी थी 1988 के अंदर और 86 के अंदर। एम एल सिंघवी समिति बनाई गई थी 1986 के अंदर। इन्होंने भी कुछ अपने सिफारिशें की थी, तो उसकी मेन जो सिफारिश थी उसकी बात करते हैं। उन्होंने मेन ये कहा था कि जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, बी एम एल सिंघवी समिति बनी थी। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी उस टाइम जो पीएम थे। तो उन्होंने ये समिति का गठन किया था, सिंघवी समिति, और उन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। उसका मतलब उसके लिए संविधान में खाका त्याग करो और संविधान के अंदर उसको दर्ज करो। तो जब तक, क्योंकि हमें पढ़ा था ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, संविधान का अतिक्रमण नहीं हो सकता। जब तक वो बात संविधान में नहीं होगी तब तक तो राज्य अपनी मनमर्जी से करेंगे, यानी उसको किसी प्रकार गठित कर सकते हैं।
जब उसको संविधान में लिख दिया जाएगा, यानी संविधान के अनुसार उसको गठित किया जाएगा, तब कोई भी राज्य उसका अतिक्रमण नहीं करेगा, उसका यानी उसके अनुसार उसको चलना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करो, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। इसीलिए राजीव गांधी ने एक 64वां संविधान संशोधन की बात कही थी, यानी इसका प्रस्ताव रखा था 64वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना, 64वां संविधान संशोधन रखा था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, ये भी बात ध्यान रखना। 64वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, और जो 65वां था वो शहरी पंचायत से संबंधित था, यानी शहरी स्वशासन से था। ये दोनों ही क्या हुए थे, पास नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये था MN सिंघवी समिति। आगे हम नेक्स्ट बात करें, PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति, यह समिति का गठन हुआ था 1988 में। इसने जो सिफारिश की थी वो यही की थी कि पंचायती राज को आप क्या करो, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। इसका मतलब सिंघवी समिति ने कहा था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, और PK थुंगन समिति ने भी कहा था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। देखो, जब उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है तो संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा ना, तब उसके अंदर वो बात लिखी जाएगी, उसके गठन से संबंधित, उसके प्रक्रिया से संबंधित बात रखी जाएगी। तो जो सिंघवी समिति के तहत जो 64वां संविधान संशोधन हुआ था वो तो पास ही नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन थुंगन समिति ने कहा था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करो, तब जाके एक संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के अंदर। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, और इसी संविधान संशोधन को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993, यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। अगर 74वां पूछे वो भी 1992 में हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन तो लागू हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। और 73वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, यानी ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इससे संबंधित था। ठीक है, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को ध्यान रखना हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ये भी बात आप ध्यान रखना। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 24 अप्रैल के दिन लागू हुआ था, इसी कारण 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है, जब ये संविधान संशोधन हुआ था, और मैंने आपको अपने जब संसद पढ़ रहे थे, विस्थापिका पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बनाया जाता है, चाहे संविधान संशोधन किया जाता है, ऐसी स्थिति में 3 चरण होते हैं टोटल। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमें 3 चरण होंगे, राज्यसभा में 3 चरण होंगे। तो दूसरा चरण था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो सदन होता है वो क्या कर देता है, एक प्रवर समिति का गठन करता है, और प्रवर समिति क्या करती है, उस पूरे जो भी संविधान संशोधन की बात की गई है, कानून विधेयक रखा गया है, उसकी जांच करती है, संपूर्ण जांच। और इसी के लिए भी एक प्रवर समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था, प्रवर समिति का गठन। 73वां संविधान संशोधन के लिए, इसकी जांच करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या करने के लिए, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रवर समिति बनाई गई थी। और प्रवर समिति का जो अध्यक्ष था, ये बात आपको बतानी थी, इसका अध्यक्ष बनाया गया था राजस्थान का एक सांसद था, MP, कौन था, नाथूराम मिर्जा, यानी उसका अध्यक्ष किसको रखा गया था, नाथूराम मिर्जा को उसको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखना ये राजस्थान का था, कौन था, हमारे राजस्थान का ये सांसद था, MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये मेंबर था। तो बात समझ गए, यानी PK थुंगन समिति ने कहा था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करो, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और इसका जो प्रवर समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष रखा गया था राजस्थान का सांसद नाथूराम मिर्जा को उसका अध्यक्ष रखा गया था। अब हमने क्या किया, संविधान में संशोधन किया, इसका मतलब उसको हमें क्या देना है, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी ये हमारी टोटल समितियां आपको याद रखनी है। अभी आपको बलवंत राय मेहता समिति, उसके अंदर तो आपको इतना याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था,
और 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में उसके अनुसार क्या किया गया था, पंचायती राज को उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद शोक मेहता समिति, उसके अंदर आपको इतने याद रखना कि 1977 में गठन हुई थी और त्रिस्तरीय स्थान पर द्विस्तरीय की बात की थी, दलगत राजनीति की बात की थी, आरक्षण की बात की थी SC ST महिलाओं के लिए। उसके बाद तो आप जो आपका जीवी के राव समिति थी, ठीक है, 1985 में बनी थी। उन्होंने कहा था एक तो कार्यकाल 8 वर्ष कर दो, एक वित्तीय स्वायत्तता यानी वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दो इनको। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे सिंघवी समिति बनी थी 1986 में, उन्होंने कहा था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन हुआ था जो पास नहीं हो पाया था। इसके बाद थुंगन समिति बनी थी 1988 में, उन्होंने कहा था भी जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। और फिर हुआ हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। अब आता है राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं, क्या करते हैं, राज्य वित्त। सबसे पहले बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग, देखो जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा एक तो मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना। उसके बाद ये टोटल काम करवाता है, ये चुनाव करवाता है और चुनाव कराने के बाद ये शपथ भी दिलाता है इनको। ये काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, यानी टोटल मतदाता सूचियां जो अपने मतदाता सूची होती है ना, जो वयस्क जो उम्र होती है, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं हमने, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति होता है उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, जो 18 वर्ष और उससे उम्र का व्यक्ति होता है उसमें मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है। वो सूचियां तैयार करने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ये पूरे चुनाव की व्यवस्था करने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। और जो निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ भी कौन दिलाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी यहाँ तक इसका काम होता है। और हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होता है, अधिकारी होता है, उसको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल, ध्यान रखना, कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको जो नियुक्त करने का काम करता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम राज्य वित्त आयोग। देखो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। राज्य वित्त आयोग गठन क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भी जो पंचायती राज है उससे संबंधित जितनी वित्तीय व्यवस्था को देखना, ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, उसकी व्याख्या करना भी वित्तीय जो स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद आय के स्रोतों की तलाश करना, जो कहाँ से इनकम हो रही है, जो इनकम हुई है उसका वितरण करना, ठीक है। ये काम क्या होता है, ये टोटल काम राज्य वित्त आयोग का होता है। इसके अंदर एक तो आ गया भी हमारे जो वित्तीय साधन कौन कौन से हैं, यानी वित्तीय स्रोत। उसके बाद जो धन का वितरण की बात होती है इसमें। इसके बाद हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा जो इसको दिया जाता है, जैसे चुंगी है, कर है, इन टोटल की व्यवस्था करने का काम होता है राज्य वित्त आयोग। देखो मैंने आपको बता दिया जैसे राज्य निर्वाचन आयोग तो वो होता है जो क्या करता है, पूरे निर्वाचन की व्यवस्था करता है, मतदाता सूचियां तैयार करता है, शपथ दिलाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग को जो आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है। और साथ में आपको ये बता दूं, इनको जो हटाने की विधि होती है, मतलब उसको पद पहले से उसको अगर पद मुक्त करना है, हमें हटाना है, तो हटाने की विधि कैसी है, अपने संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हटाने की जो विधि होती है, उसी विधि से क्या राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनको हटाया जाता है। जैसे हम एक न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार उनको हटाया जाता है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के द्वारा गठित होता है। इसका काम होता है वित्तीय स्रोतों की तलाश करना, यानी उसके पूरे वित्तीय की समीक्षा करना, वित्त की समीक्षा करना। उसके बाद धन का वितरण करना, राज्य सरकार है जैसे चुंगी कर वगैरह जिससे पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी पूरे लेखे की जांच करना, ये काम होता है राज्य वित्त आयोग का। ये प्रत्येक 5 साल के बाद गठित होता है। अब इसके साथ ही अगर हम एक बात और कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था आपको मैं कुछ बता देता हूँ। एक तो इसके द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी,
अनुसूची 11 इसके अंदर जोड़ी गई थी। इसका मतलब पहले 10 थी, 11वीं अनुसूची है वो आपका किससे संबंधित है, वो आपके पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्वशासन, ग्राम पंचायत। और इसके अंदर टोटल जो विषय रखे गए थे वो 29 विषय रखे गए थे, यानी 29 विषय उनको सौंपे गए थे ग्राम पंचायत को, जिन पर उसको कार्य करना है। आप ये कह सकते हो ग्राम पंचायत का जो क्षेत्राधिकार था वो 29 विषयों पर था, यानी 29 विषयों पर उनको क्या करना था, कार्य करना था। अगर हम इसके अंदर भाग की बात करें तो भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन क्यों किया था हमने, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए तो हमने 73वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर संविधान में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था अनुसूची 11। ठीक है, विषय 29 रखे गए थे और उसके बाद भाग क्या रखे गए थे, 9 रखे गए थे टोटल, यानी भाग 9 में टोटल 29 विषय रखे गए थे, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। इसकी विशेषता क्या है, देखो अलग अलग कहा था, शोक मेहता समिति ने कहा था आप त्रिस्तरीय कर दो, उसके बाद जो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी उन्होंने कहा था त्रिस्तरीय रखो। ठीक है, तो अब वर्तमान में उसको रखा कैसे गया उसकी बात करते हैं, उसकी विशेषता की बात करते हैं। तो वर्तमान में उसको क्या रखा गया, त्रिस्तरीय रखा गया। क्या रखा गया, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय के बारे में हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर तो हम करते हैं वार्ड स्तर की। ठीक है, जैसे ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर तो मध्य में होता है, और एक उच्च स्तर होता है जो जिला का स्तर होता है। आपको ये ध्यान रखना, आप ये भी कह सकते हो निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर और उच्च स्तर पर, या कह सकते हो ग्राम स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर, और आप कह सकते हो जिला स्तर पर। ठीक है, जो आपका स्तर है इसके द्वारा जो ग्राम स्तर पर है वो तो हमारा ग्राम पंचायत है, ब्लॉक या खंड स्तर पर जो रखा गया है वो रखी गई है पंचायत समिति, और जो जिला स्तर पर रखी गई है उसे बोलते हैं हम जिला परिषद। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है, पंचायत समिति में होता है प्रधान, और जिला स्तर पर होता है जिला प्रमुख। ये बात आपको याद रखना है त्रिस्तरीय। देखो स्तर ग्राम पंचायत, ठीक है, खंड ब्लॉक और जिला, खंड या ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो आपके इसकी संस्था होगी, ग्राम स्तर पर जो संस्था होगी वो ग्राम पंचायत होगी, खंड या ब्लॉक स्तर पर जो संस्था होगी वो पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जो संस्था होगी वो जिला परिषद होगी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें हम तो ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा, जिला खंड या ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष होगा वो प्रधान होगा, और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जिला परिषद होगा, जिला प्रमुख होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पहली विशेषता तो इसकी ये होगी। ठीक है, तो इसको त्रिस्तरीय रखा गया है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके अध्यक्ष की हमने बात की। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन की। प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो यानी डायरेक्ट इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो एक तो ध्यान रखना ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं, ये तो आप जानते होंगे, जब वार्ड पंच का चुनाव करते हैं वार्ड के अंदर होता है एक सरपंच होता है। ठीक है, हम बात करें ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर, इसके जो सदस्य होते हैं पार्षद जो चुनाव होता है वो। उसके बाद करें हम जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर के जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो तो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जानते हो, प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है इसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, जनता प्रत्यक्ष से मत देती है, यानी जनता उसके अंदर वोटिंग करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष इलेक्शन, यानी जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और वो किस किस का होता है, सरपंच का होता है, वार्ड पंच का होता है, ब्लॉक या खंड स्तर पर जो सदस्य होते हैं और जिला स्तर पर जो सदस्य होते हैं। उसके बाद करें हम अगर प्रधान है, जैसे जिला स्तर पर खंड स्तर पर प्रधान है, जिला प्रमुख जो जिला स्तर पर है, इनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, क्योंकि इनका चुनाव जनता नहीं करती बल्कि कौन करते हैं, निर्वाचित जो अधिकार, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। बात समझ रहे हो ना, ये जो सरपंच है, वार्ड पंच है, सदस्य है, इनका तो चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता वोटिंग करती है।
लेकिन जो उसके बाद अगर जिला प्रधान और जिला प्रमुख की बात करें, इसके अंदर जो वोटिंग करते हैं वो निर्वाचित सदस्य करते हैं, जनता नहीं करती। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषता की नेक्स्ट बात करें हम, आरक्षण की व्यवस्था। देखो 73वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब एक तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है 73वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद बात करें हम, जो SC है ST है उनको भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। उसके बाद एक राज्य की विधानसभा यानी विधानमंडल पर ही छोड़ दिया गया है, राज्य की विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि क्या बात कि वो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है राज्य भी। ये बात 73वें संविधान संशोधन में लिखी गई है। एक तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, एक SC ST अनुसूचित जाति जनजाति है उनको भी आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद राज्य के विधानमंडल पर, ये राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ये होगी हमारे आरक्षण की व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके द्वारा और क्या 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 विशेषता थी, एक इसका जो पंचायती राज का कार्यकाल था, पंचायती राज का कार्यकाल वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, क्या कार्यकाल रखा गया था, 5 वर्ष का कार्यकाल। पंचायती राज का क्या कर दिया गया, 5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स कर दिया गया। अब ऐसा भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है तो सरपंच बन गया एक बार हो गया उसका मतलब वो 5 साल रहेगा, किसी कारण वो पद से हट भी सकता है, इस्तीफा दे सकता है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, या इसे पदमुक्त किया भी जा सकता है, किसी अन्य आपराधिक कारण या कोई कारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही, 5 वर्ष से पहले यदि किसी प्रकार से सीट खाली हो जाती है, यानी वो व्यक्ति उस सीट पर नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में जो नए चुनाव होंगे वो 6 माह में हो जाने चाहिए, यानी 6 माह से ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते हैं आज किसी कारण से सरपंच को इस्तीफा देना पड़ा या उसकी मान लो मृत्यु हो गई, तो वो क्या करेगा, आगे नेक्स्ट 6 माह के अंदर क्या हो जाता है, फिर से चुनाव हो जाते हैं, यानी फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं पंचायती राज का। ये बात 73वां संविधान संशोधन के तहत कही गई है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन ने यही कही थी कि पंचायती राज का कार्यकाल हो गया वो फिक्स हो गया, कितना हो गया, 5 वर्ष, यानी जैसे ही उसका गठन होगा तो 5 वर्ष तक क्या रहेगा, कार्यकाल में रहेगा। अगर 5 वर्ष से पहले उसकी सीट खाली होती है, 5 वर्ष से पहले अगर वो पदमुक्त हो जाता है, तो नेक्स्ट 6 माह के अंदर अंदर उसके नेक्स्ट क्या हो जाने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, ये था इसके पंचायती राज का कार्यकाल। और उसकी विशेषता की हम बात करें, देखो हम इसके अंदर एक वैसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात कर चुके हैं। एक होता है इसके अंदर लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षक। अब लेखा तो जानते हो ना, आय व्यय का ब्यौरा होता है, जो पूरी मतलब वित्त की समीक्षा होती है। इसका मतलब एक लेखा परीक्षक का भी गठन किया गया है, यानी जो क्या करेगा, जो धन का पूरा ब्यौरा रखेगा, यानी धन की व्याख्या करेगा, टोटल जो आय और व्यय की बात करेगा, इसकी पूरी व्याख्या, उसका ब्यौरा उसी के पास होगा। उसके बाद और लेखा परीक्षक क्या करेगा, जो आय व्यय है उसकी जांच करेगा, और जांच करने का काम भी लेखा परीक्षक का होगा। भी आय और व्यय है, इनकम है, पैसा कहीं अपव्यय तो नहीं हो रहा। ठीक है, जितना पैसा पंचायती राज के ग्राम पंचायत के पास आ रहा है, क्या वो पूरा पैसा जनता में लग रहा है, ये हो सकता है उसका बीच में कहीं अपव्यय हो रहा हो, उसका गलत दुरुपयोग हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति की जांच करेगा लेखा परीक्षक। ये है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता। आपने क्या पता, इसको त्रिस्तरीय रखा गया है, इसके अंदर राज्य वित्त आयोग है, इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग रखा गया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई है। उसके बाद हम बात करें तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कार्यकाल फिक्स किया गया है इसका, और एक लेखा परीक्षक किया गया है जो क्या करेगा, पूरे आय व्यय की समीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन के अंदर पढ़ा था ना, सूची 11 के अंदर टोटल 29 विषय रखे गए हैं। तो 29 विषय कौन से रखे गए हैं, यानी ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार क्या है, ग्राम पंचायत कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।